100। जी मोहतरम, आप निकालें कॉन्सेप्ट ऑफ। एक दो मिनट वेट कर लें, बच्चे ज़रा आ लेने दें। पेज 357 निकालें। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है दूसरी क्लास छोड़ने के लिए, मेरे आप जैसे का काम नहीं। पेज 357, कंसाइनमेंट सेल। That is a very easy concept. Likes sale on return base. Like तकरीबन consignment sale, sale with the right of return. ओके, इसमें जो पार्टीज होती हैं, ये होंडा कार्स है, ये डीलर है। पेज नंबर 357। ये जी नोट कर लें, कस्टमर्स। अच्छा, मरहबा जी, आप हजरात को माशाल्लाह दीवार पर अल्लाह आपके भाग लगाए, शुक्रिया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, जिस वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल होंडा की किताबों में आ रहा था। अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल लिख दूं तो कहीं आप ये तो नहीं समझेंगे कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ IFRS 15 का। नहीं, ये तो मैं आपको किसका कॉन्सेप्ट याद करा रहा हूँ, किस तरह की मिसाल की हुई है। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में होंडा की किताबों में सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल था। होंडा ने किसको गाड़ियाँ दी आगे बेचने के लिए? डीलर ने आगे किसको बेचनी है? होंडा को डर होगा कि ये गाड़ियां जो है कोई गड़बड़ ना कर दे डीलर इनमें, तो फिर होंडा क्या करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेगा और अपनी किताबों में सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल शो करेगा। उसके फिर बाइफर्केशन थी, कितने पैसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिए, कितने पैसे नहीं किए, ये सारे डिस्क्लोजर्स थे। तो ये एक अदर कहानी है जो फाइनल अकाउंट में है। मेरा आपसे ये सवाल है कि होंडा जो गाड़ियां डीलर को भेजे, क्या उन गाड़ियों को सेल में डाल ले, या जब डीलर कस्टमर को भेजे गाड़ियां तब होंडा सेल बुक करे? कल बात हो गई थी, डीलर ने कमीशन बुक करना है। कल वाली क्लास ली थी, एजेंट, एजेंसी, सेल। डीलर ने कमीशन बुक करना है। आज मैं डीलर की बात नहीं कर रहा, आज शायद मैं एजेंट की बात नहीं कर रहा, आज शायद मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। तो मेरे सवाल का सादा सा जवाब दे दें कोई। होंडा जिस वक्त डीलर को गाड़ियां भेजे तब सेल बुक करे, या जब डीलर आगे कस्टमर को बेचे? बस बात खत्म होगी। डीलर आगे कस्टमर को बेचे तब सेल बुक करे, भाई ये थी बात। दैट वाज कंसाइनमेंट। इट इज लाइक सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। और अगर डीलर आगे गाड़ियां ना बेच सके तो फिर क्या कर देगा? होंडा को वापस कर देगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। टुडे आपने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है 15-20 मिनट का, बाकी सारी तो प्रैक्टिस है अब जो हमने पढ़ा हुआ है उस सारे की। आपको देख के बड़ी खुशी होती है। when an entity delivers a product to another party such as dealer for sale to Sarasif, the Honda shall record revenue upon delivery of product to customer by dealer. अच्छा, एक कोई ऐसा सिनेरियो जहन में लाएं कि होंडा ने कहा है तुमने 2 महीने तक कस्टमर्स को गाड़ियां बेच देनी है, और अगर ना बेच सके तो फिर मुझे वापस कर देना, ना बेच सके तो फिर मुझे वापस कर देना। और अगर तुमने 2 महीने के अंदर मुझे वापस ना की तो मैं ज्यूम करूंगा कि वो गाड़ियां तुमने रख ली, तुम जानो
तुम्हारे कस्टमर जाने, फिर कब सेल बुक होगी? फिर अभी इस डीलर ने आगे भेजी तो नहीं, लेकिन वापसी का टाइम, इट इज लाइक सेल विद राइट ऑफ रिटर्न, वापसी का टाइम खत्म हो गया, तो मजबूरन फिर होंडा, मजबूरन तो लफ्ज़ मुनासिब नहीं, फिर खुशी में होंडा सारी सेल बुक कर लेगा, सारी सेल बुक कर लेगा। क्यों? क्योंकि 2 महीने गुजर गए हैं, अब डीलर को गाड़ियां वापस नहीं कर सकता। होंडा एटलस कार, ना यार बातें नहीं, होंडा एटलस कार सोल्ड 5 कार्स टू अमार इंजीनियरिंग, ले लिया था दूसरा लेक्चर। होंडा एटलस कार सोल्ड 5 कार्स टू अमार इंजीनियरिंग ऑन 1 जनवरी 2015 एंड ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू ओनरशिप वर ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। ओनरशिप के रिवॉर्ड्स उन्हीं को ट्रांसफर हो गए। चुप यार क्या? द पेमेंट इज टू बी मेड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। टाइटल ऑफ गुड्स वॉज नॉट ट्रांसफर्ड ऑन 2 जनवरी टू सिक्योर कलेक्टेबिलिटी ऑफ डेट। टाइटल हमने ट्रांसफर नहीं किया उनको, यानी उनके नाम नहीं लगवाई गाड़ियां डीलर्स के, क्योंकि असल में तो मेन कस्टमर के नाम लगनी है। ये यार कोई और सवाल है, छोड़ें इसको, ये तो सॉरी ये सवाल कराना था, ये पढ़ें। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट परवेज लिमिटेड, कंसाइनमेंट का तो ये सवाल है, वो तो कुछ और है, इसको छोड़ दें, पर इसको काट दें। अच्छा, डेट वॉज लाइक लीज। अच्छा, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बाय परवेज लिमिटेड ऑन 31 मार्च। परवेज कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन consigned several vehicles to independent dealers for sale to third parties. इसको रिक्वेस्ट कर दो, चुप हो जाए। For sale to third parties. The sale price to the dealer, डीलर को क्या सेल प्राइस मिलेगी? Is PL's list price. असल में होता यह है कि कस्टमर गाड़ी के पूरे पैसे डीलर को देते हैं, डीलर फिर अपना कमीशन रख के होंडा को पैसे दे देते हैं। The sale price to dealer is PL's list price at the date of sale to third party. जिस दिन कस्टमर आया उस दिन की सेल प्राइस। If a vehicle is unsold after 6 months, अगर 6 महीने तक गाड़ियां ना बिकी, सेवरल गाड़ियां भेजी हैं हमने, अगर 6 महीने तक गाड़ियां ना बिकी तो डीलर हैज द राइट टू रिटर्न द व्हीकल, डीलर उनको वापस कर देगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज, यानी 6.5 मंथ्स में उसे राइट है वापस करने का। 6 महीने तक गाड़ी ना बिकी तो 15 दिन रख के और इंतजार करेगा, फिर 6 महीने 15वें दिन गाड़ियां वापस कर देगा। अभी तक कोई गाड़ी बिकी नहीं है, अभी तक कोई गाड़ी वो बेच नहीं सका, लेकिन हमारा ईयर एंड भी उसी दिन हो गया। 31 मार्च को गाड़ियां भेजी हैं, ईयर एंड भी उसी दिन हो गया। अब 5 स्टेप्स। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। There is a contract for sale of car between Parvez and dealer containing confirmation of rights and obligations, payment terms, commercial substance, probability of collection. ये बातें 5 याद है? अच्छा, there is only one performance obligation, namely the transfer of cars. As per the contract determination, step 3. As per the contract, the transaction price would be the list price on the date of sale during the 6 months. Thereafter, though not specifically mentioned, after lapse of 15 days, the list price applicable on 16th day would be the transaction price of unsold cars not returned. अगर 6ठे महीने के बाद जो 7वां महीना आया, 7वें महीने के 16वें दिन जो अनसोल्ड कार्स वापस नहीं हुई उनको भी सेल में डाल लिया जाएगा। फर्ज कर लें 100 भेजी थी, 6 महीने 15 दिन में 80 बिक गई और अब 20 पड़ी रह गई, वो 20 वापस नहीं की उसने, एजेंट ने, वो 20 भी अब किस में डाल दी जाएंगी? सेल में। आई रिपीट, 6 महीने 15 दिन के दरमियान जो बिकेंगी उनकी तो टेंशन नहीं है, वो तो सेल बुक कर लेगा होंडा या परवेज। लेकिन अगर जो 15 दिन के दरमियान आपके पास वापस करने का टाइम है, अगर उन 15 दिनों में आपने वापस ना की तो जो बिकी नहीं और वापस भी नहीं हुई तो वो होंडा रिलैक्स हो जाएगा या परवेज लिमिटेड रिलैक्स हो जाएगा, ये वापस नहीं आ सकती। तो ये भी एक सेल बुक होगी। 2 किस्म की सेल बुक होगी। नंबर 1, जो 6 महीने 15 दिन में बिक गई वो भी सेल बुक हो जाएगी। जो 6 महीने 15 दिन में बिकी नहीं लेकिन वो भी सेल में बुक हो जाएंगी। सिंस देयर इज ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, क्वेश्चन ऑफ एलोकेशन डज नॉट अराइज।
पीएल, अच्छा ये ना तरीका है IFRS 15 के सवालों के जवाब देने का कि 5 स्टेप्स का जिक्र कर दो, थ्योरी का सवाल पूरा सॉल्व हो गया। पीएल वुड रिकॉर्ड रेवेन्यू अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहां बताएं पीओ कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब कौन किसको क्या बेचे तो हम रेवेन्यू बुक करें, जब डीलर कस्टमर को गाड़ी बेच दे या डीलर के पास वापस करने का टाइम खत्म हो जाए। तो ये दो बातें दोनों करेगा इंशाल्लाह वो। PO is satisfied once the dealer has sold any car to third party during the 6 months. Thereafter, if the dealer does not return any unsold car within, the performance obligation would be considered as, क्या मतलब, अब एज्यूम कर लिया जाएगा कि अनसोल्ड नॉट रिटर्न्ड, मुश्किल लफ्ज तो नहीं, अनसोल्ड नॉट रिटर्न्ड आर assume unsold not returned is a revenue। अब ये रेवेन्यू हमारा बन गया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि 31 मार्च को क्या हुआ है, 31 मार्च को क्या हुआ है, हमारा ईयर एंड 31 मार्च है और 31 मार्च को डिस्पैच हुई है, तो अभी तक उसने कोई आगे बेची है। अब अगर आगे नहीं बेची तो मेरी अगर 100 गाड़ियां उधर पड़ी हुई हैं तो क्या मैं अपने स्टॉक में डालूं या सेल बुक करूं? ऑन 31 मार्च द व्हीकल शुड रिमेन इन इन्वेंटरी इन PL बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि डीलर ने अभी तक बेची भी नहीं और टाइम भी अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलें आज वो पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस, वो जो डिस्काउंट वोचर वाला, फिर आगे चलते हैं। डिस्काउंट वोचर वाला कॉन्सेप्ट, पेज निकाल लें 710। ये देखें जी, पॉइंट सी आपकी किताब में लिखा हुआ, पेज 710, पॉइंट सी आपकी किताब में लिखा हुआ। लिखें जरा, ये मैं घर से लिख के लाया हूं, लिखें जरा। Your time starts now, पेज 710। इधर पहली रो में आना है तो जगह है, किताब रख के आराम से लिखा जाएगा। ओके, पढ़ें जी। ये आपने किताब से मिटाना नहीं है। व्हाट आर लॉयल्टी पॉइंट्स? आप क्रीम राइड बुक कराते रहते हैं तो शायद आपने देखा होगा उसमें लॉयल्टी पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। उसमें फिर जब आप नई राइड बुक करवाते हैं तो 100 रुपये की बजाय शायद आपको 80 रुपये देने पड़ते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्या पड़े होते हैं, पॉइंट्स पड़े होते हैं। तो आप दुकान पे जाके 50 रुपये का बिस्किट खरीदें, दुकानदार के यार एक पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, आप अपना बता दें नाम, आपका एक ऑनलाइन अकाउंट हम अपनी वेबसाइट पे बना देते हैं, तो उस पर जाके आप डिटेल भी चेक कर लीजिएगा, तो आपको एक पॉइंट हम दे देते हैं। इस एक पॉइंट के बदले ना कोई भी चीज़ आप आके लीजिएगा, हम आपको इतने पैसे छोड़ देंगे। तो पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहते हैं, यानी जमा होते रहते हैं, फिर आप उनको वक्त गुजरने के साथ साथ रिडीम करते रहते हैं। एन एंटिटी हैज़ अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कस्टमर इनके पास बार बार आते हैं उनकी लॉयल्टी के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, डेट रिवॉर्ड्स अ कस्टमर विद 2 पॉइंट्स। हर कस्टमर को कितने पॉइंट मिलेंगे? फॉर एवरी ₹50 ऑफ परचेज। मिसाल के तौर पे आपने एक बड़ा बिस्किट का डब्बा खरीदा 50 रुपए का, तो वो कहेंगे सर आपको मुबारक हो, आपको हमने 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। आपने कहा इन पॉइंट्स का करूंगा क्या? कहते हैं हर पॉइंट के बदले में आपको 5 रुपए डिस्काउंट दूंगा। तो फिर अगर किसी के पास 2 पॉइंट्स हुए तो 10 रुपए डिस्काउंट,
बात समझा करें यासिर, बात समझा करें। किसी के पास 3 पॉइंट्स हुए तो 15 रुपये डिस्काउंट ऑन एनी फ्यूचर परचेज ऑफ द एंटिटीज प्रोडक्ट्स। ये फ्यूचर परचेज हो गई है या आप करेंगे? फिलहाल कितनी की हैं हमने 2001 में परचेजेस? 2 लाख। हमारी परचेज होगी तो सेलर की सेल होगी। अब लॉयल्टी पॉइंट्स हमने निकालने हैं कि इस बंदे को कितने लॉयल्टी पॉइंट्स मिले हैं। जरा ट्राई करें कैलकुलेटर पे। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। सेलर ने कितने की चीजें सेल की? 2 लाख। रुपीज 2 लाख। 50-50 रुपए की कितनी सेलें की? 50-50 रुपए। इसको जरा अगर मैं डिवाइड करूं 50 से, 4000 टाइम्स। क्या मतलब बताएं जरा, 4000 टाइम्स क्या? 4000 दफा। यानी अगर ये मैं इसको 150 की चीजें बेचता तो कितनी दफा 50 की चीजें बेचता? 3 दफा। तो बोले उर्दू में 4000 दफा, दफा कोई नहीं, 4000 दफा हमने 50 रुपए की चीजें बेची। बार बार बोले 4000 दफा। असल में कई दफा, अब आई कैप जरूरी तो नहीं ये सारी चीजें देखो, उसने इस तरह की कोई अंग्रेजी लिख दें। तो हमने उसे कितनी दफा चीजें बेची? 4000 दफा। कितने रुपए वाली? अब 4000 दफा हमने उसे 50 रुपए वाली चीजें बेची। अब ये मुझे बता दें, हर दफा जब मैं 50 की बेचता हूं तो उसे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2। हर दफा जब मैं 50 रुपए की चीज बेचता हूं उसे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 2। मैंने उसे कितनी दफा 50 रुपए वाली चीजें बेची? तो अब कितने पॉइंट्स उसको मिलेंगे? हर 50 पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 8000 पॉइंट्स। ओके, अब कैलकुलेटर पकड़े बगैर मुझे बताएं कि जब मैंने उसको 8000 पॉइंट दे दिए तो उसके अकाउंट में इस वक्त 8000 पॉइंट्स पड़े हैं। अब सवाल यह है कि ईच पॉइंट इज रिडीमेबल फॉर अ ₹5 डिस्काउंट। हर पॉइंट के बदले उसे मैंने कितने रुपए फ्यूचर में छोड़ने हैं? 5 रुपए। अभी तक 5 रुपए मैंने कहीं यूज किए नहीं। अब आप मुझे बता दें, मैंने जो उसको ऑफर की है वो कितना डिस्काउंट देने की ऑफर की है? 8000 पॉइंट्स उसके पास पड़े हैं। मैंने उसे कहा अगर 1 पॉइंट लाओगे तो 5 रुपए छोड़ दूंगा। उसने कहा मेरे पास 8000 पॉइंट्स है। मैंने कहा वैसी है तू, तेरे पास 4000 पॉइंट है। मैं 1 पॉइंट वाले को कितने रुपए छोड़ता हूं? तो 4000 पॉइंट वाले को कितने रुपए छोड़ूंगा? 8000 पॉइंट्स। 8000 पॉइंट्स वाले को मैं कितने पैसे छोड़ूंगा? 40,000 रुपया। अच्छा, मैं क्या सोच लूं कि वो 8000 पॉइंट ही अवेल करेगा या बस ठीक है 8000 ही करेगा, या सोचूं कि कम पॉइंट्स? सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सोचें आप, ये तो ऑफर है आपकी। अब सवाल आगे क्या कह रहा है? अच्छा, सवाल ने आगे खुद ही बता दिया, एंड अर्नड 8000 पॉइंट्स, और कस्टमर को 8000 पॉइंट्स मिले हैं। हमारा अंदाजा है कि 7500 पॉइंट्स वो रिडीम करेगा। आप बता दें मेरी कैलकुलेशंस किसके ऊपर बेस करें? 8000 पे या 7500 पे? 7500 पे। तो सारी कैलकुलेशन फारग होगी। अब मैंने कितने पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेशन करनी है? तो इंस्टेड ऑफ 8000 मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? अब ऑफर मैंने कितने की है? ऑफर 8000 की। अगली लाइन में जरा लिखिएगा, एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं? कितने पॉइंट? 7500 पॉइंट्स वो रिडीम करेगा। चलिए जी, अब 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बता दें। नंबर 1 प्रोडक्ट जो हमने बेची है, और नंबर 2 लॉयल्टी पॉइंट्स। ओके,
चलें जी आगे बढ़ें। आगे क्या लिखना है यहां? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, और इधर एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा, एक चीज मजे की ऑब्जर्व करें, वो जो डिस्काउंट वोचर था और ये वाला जो है, इसमें ना ये दोनों बराबर होती हैं। असल में हम डिस्काउंट वोचर और लॉयल्टी पॉइंट्स के पैसे नहीं लेते कभी भी, तो इसलिए ये दोनों ना बराबर होती हैं। ये ऑब्जर्व कीजिएगा। डेट वाज सेम इन डिस्काउंट वोचर, क्योंकि हमने उससे बेची क्या है, 2 लाख वाली चीज। तो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डील? डील में कितने पैसे आए? 2 लाख। तो ये जरा फील कीजिएगा, डिस्काउंट वोचर में भी आपको सेम मिलेगा। डिस्काउंट वोचर की मिसाल इधर ही अगले या पिछले सफ़े पे दी हुई है, होमवर्क में जो की थी। किस सफ़े पे है? पिछले से पिछले पे, पिछले से पिछले, पिछले से पिछले, पिछले से पिछले से पिछले पे, पेज नंबर। डिस्काउंट वोचर की मिसाल पता नहीं, पिछले से पिछले पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर होमवर्क में किया था, दिया यही है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ये देखें दोनों प्राइसेस बराबर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली। देख लें, लिख लिया पेपर, सेम सेम आपने लिखे यहां, सेम सेम। जब वहां जाके क्वेश्चन 23 में जाएं, क्वेश्चन 23 पेज नंबर 712। वजह बताएं। क्योंकि हम पॉइंट्स के या डिस्काउंट वोचर के पैसे नहीं लेते, वो तो हम उसको फ्री में देते हैं। अच्छा, आप बता दें प्रोडक्ट्स कितने की बेची होंगी? 2 लाख की। और पॉइंट्स कितने के बेचे होंगे? 0 के। अच्छा, आप बता दें, आपने उधर एक चैलेंज था, आपको याद होगा, उधर एक चैलेंज था डिस्काउंट वोचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालना। अगर कोई वैसे ही बंदा मेरे पास आ जाए चीजें लिए बगैर, यार मुझे भी 2 पॉइंट्स, मुझे भी 2 पॉइंट्स, फिर मैं उसको पॉइंट्स पैसों के दूंगा, क्योंकि मार्केट फिर मैं उसे बेचूंगा पॉइंट्स। कहते हैं मुझे भी 2 पॉइंट्स। आप मुझे बताएं कितने पॉइंट्स मुझे उम्मीद है कि वो अवेल करेगा? 7500। हर पॉइंट पे मैं कितने पैसे छोड़ूंगा? बताएं मैं कितना डिस्काउंट देने के लिए लायबल फील करूं? 737,500। आगे तो आप काम खुद ही कर लें। जी बता दें। इधर आपने ऑफर बुक करनी है या अपनी सोच? जी टोटल 168,421,31579। आज आपसे पहली दफा पूछने लगा हूं, ये कैलकुलेशन हम किस दिन करेंगे? ड्यूरिंग 2001, पहले साल ही, जिस वक्त आप चीज बेच रहे हैं, ड्यूरिंग 2001। ओके, नाउ इसको काट दें। अब 2001 के साल में मुझे जनरल एंट्री बता दें क्या होगी? 2001 के साल में जनरल एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट कितना आया उससे? अच्छा, एक बार रिवाइज कर लें। 2 पॉइंट देने हैं मैंने 50 रुपए की खरीद पे। उसने 50 रुपए की खरीद कितनी दफा की? 4000 दफा। तो मैंने उसको कितने पॉइंट दे दिए? लेकिन उसने अवेल कितने पॉइंट करने आने मेरे ख्याल से? तो 7500 पॉइंट जब अवेल करेगा तो हर पॉइंट पे उसे कितने पैसे छोड़ूंगा? 5 रुपए छोड़ूंगा। तो जब 5 रुपए में उसको छोड़ूंगा तो ऐसी सूरत के अंदर 37,500 का डिस्काउंट है, लेकिन एलोकेशन वगैरह भी तो करनी है। बोले जी, कैश डेबिट, रेवेन्यू, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया इन चीजों का, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। डिस्काउंट देना है या दे दिया है? देना है। ऑन फ्यूचर परचेज लॉस लिखा हुआ है। आज खड़े होके फ्यूचर का लॉस कहां? ऑन फ्यूचर परचेज, फ्यूचर परचेज पे से डिस्काउंट देना है। तो लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट
करंट लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, जी बोले। 2 लाख 168। ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ पास पेपर में। डिस्काउंट वोचर आपने देखा था, गाड़ी वाले सवाल में टेस्ट हुआ था, जो गाड़ियों वाला सवाल नहीं, क्वेश्चन 11 जो पास पेपर का, पता नहीं पैरोडीन क्या नाम था, तो उसमें वो डिस्काउंट वोचर टेस्ट हुआ था। लॉयल्टी प्रोग्राम तक टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए इसका एक सवाल मैं डालूंगा आज होमवर्क में, उसका क्वेश्चन भी खुद बनाऊंगा, उसका सोल्यूशन भी खुद बनाऊंगा, वो आपको डाल के दूंगा। अच्छा जी, आगे एक कैलकुलेशन है, उसकी आपने वर्किंग पे बड़ा फोकस करना है। अब ये डिस्काउंट जब रिडीम होंगे तो क्या स्टोरी चलेगी, अब उसकी कैलकुलेशन पे आपने जरा गौर से फोकस करना है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि कोई लिमिट है कि फ्यूचर में कब तक परचेज करे? कोई लिमिट नहीं। तो ये जो करीम वाले होते हैं, ये लोग होते हैं बस जब मर्जी भाईजान आप तो हम राइट बुक कराएं, इस साल कराएं, अगले साल कराएं, जब मर्जी कराएं। फॉर 2001, एज्यूमिंग दैट बाय द एंड ऑफ 2001 के एंड तक 2500 पॉइंट्स उसने रिडीम कर लिए हैं, एंड एस्टिमेशन ऑफ 7500 वुड रिमेन द सेम। और अभी अंदाजा यही है कि वो 7500 ही लेने आएगा। एक वर्किंग सी करने लगा हूं मैं, जरा समझिएगा। पॉइंट्स रिडीम्ड फॉर द ईयर, कितने? 2500 पॉइंट्स रिडीम्ड फॉर द ईयर 2500। एक वर्किंग सी होने लगी है, फोकस कीजिएगा, बड़ी आसान सी है। टोटल एक्सपेक्टेड 7500, तो पॉइंट्स रिडीम 2500 हैं, टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं 7500। अब मुझे बताएं कि रेवेन्यू कितने परसेंट में बुक करूं? जल्दी जल्दी, कितने परसेंट रेवेन्यू बुक करूं? कितने पॉइंट्स रिडीम कर लिए? 2500। कितने करने हैं टोटल? तो कितने परसेंट पॉइंट वो रिडीम करके चला गया? कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने सेटिस्फाई कर दी? और राउंड राउंड करके बताएं कैसे निकलवाया आपने? 2500 डिवाइडेड बाय इंटू 100, 33%। दिसंबर 2001 तक मैं 2500 पॉइंट्स पर पैसे उसको छोड़ चुका हूं, तो क्या मैंने वादा पूरा कर दिया? अब उसके बदले जो प्रोडक्ट बेची उसकी डिटेल नहीं दी उसने हमें, बस अब हम पॉइंट्स से खेलेंगे। उसके बदले जो प्रोडक्ट बेची उसकी डिटेल नहीं दी, उसकी अलग वो है, वो उसके बदले जो प्रोडक्ट बेची उसको छोड़े, पॉइंट्स की सेल बता दें, कितने पॉइंट्स के को वो अवेल करके चला गया? 33% पॉइंट्स अवेल करके चला गया। अब बता दें मैंने कितना रेवेन्यू बना के रखा हुआ है, बना के 31579, इसमें से कितनी लायबिलिटी को शिफ्ट कर दूं रेवेन्यू में? जितना कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, कितने पॉइंट्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है? 33%। अब रेवेन्यू बुक 31579। चलें जी, बताएं बताएं बताएं। 2001 ही ये परचेज भी उसने 2001 में की थी, मैं खड़ा भी 2001 में हूं। बताएं जी, बताएं 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 बताएं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू मैं रेवेन्यू इधर निकाल देता हूं ना रुपीज में साथ साथ, ताकि आपने सिर्फ वर्किंग में पोस्ट करना हो। कितना रेवेन्यू बना के रखा था सारे पॉइंट्स का? 31। इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये सेल बुक हो चुकी। टेंशन किसकी लेनी? लायबिलिटी की। तो 31579 का रेवेन्यू बना के रखा था, इसका कितने परसेंट रिकॉर्ड कर लूं? 10421। अच्छा, 31,000 में से 10,000 को कहां शिफ्ट कर दूं? रेवेन्यू में। जी बोले। 1042।
हाँ, लेकिन जरा देखना आप, आगे थोड़ी सी बात बढ़ने लगी है जिस वजह से ये फॉर्मेट में सुबह सोच के आया हूं। सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन में वो एक पुराना फॉर्मेट यूज किया हुआ है, उसको नहीं देखना। कॉलम्स बता दें जी, कितना अवेल करेंगे? 7500 सारे सालों में, उतने में से कितना अवेल कर लिया? कितने फीसद पॉइंट्स अवेल कर लिए? सारे पॉइंट्स का रेवेन्यू, हमारे पॉइंट्स का रेवेन्यू 1042। अच्छा, अगली बात, अब अगली बात बड़ा आता, अपने बड़े गौर से सुन ली, जो नोट कर लें, कॉलम याद कर लें। नंबर 1 पॉइंट्स रिडीम, आगे टोटल एक्सपेक्टेड पॉइंट्स, रेवेन्यू इन परसेंटेज एंड रेवेन्यू इन रुपीज। फॉर 2002, assuming that by the end of 2002 a further 3000 points had been redeemed। अब फर्दर 3 का मतलब बताएं। अब फर्दर 3 2500 नहीं, 2500 तो अलग थे, इसके अलावा, ठीक है, बात सही है आपकी। 3000 कितने पॉइंट्स अवेल कर लिए? 3000। 2002 कितने पॉइंट्स अवेल कर लिए? 3000। एंड डेट एस्टिमेशन डेट 7500 पॉइंट्स वुड बी रिडीम हैड चेंज टू 7700। जितनी तेजी से वो चीजें लेने आ रहे हैं ना, हमारा तो ख्याल है कि अब वो 7700 तक पॉइंट्स अवेल करेगा। आप बता दें, इज इट अ चेंज इन एस्टीमेट? अब ये टोटल कितना बदल गया है? जैसे टोटल लेबर कॉस्ट चलते चलते बदल जाती थी, जैसे टीचर कहते हैं कि ये लेक्चर इतने दिनों में खत्म होगा, चलते चलते कहते हैं नहीं यार नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, घोल के तो नहीं पिला सकता। सिमिलरली कुछ इस किस्म की कहानी हुई है। थिंग्स वुड हैव बीन टू इजी अगर ये एस्टीमेट चेंज ना होता, और मैं आपको झटके तरीके से कहता बच्चों 3000 को डिवाइड करें 7500 से, अगर 7500 होता आप इधर भी परसेंटेज निकाल देते और परसेंटेज लगा के रेवेन्यू बुक कर देते। थिंग्स वुड हैव बीन टू इजी अगर ये एस्टीमेट रिवाइज ना होता, बट स्टिल टू इजी, नो प्रॉब्लम। आप ना थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा पेपर में एज ऑन टाइप चीजों से खेलने की। अब ना मुझे एज ऑन परसेंटेज बताएं, हिम्मत करके इंशाल्लाह सारे सही बताएंगे। पुत्र थोड़ा सा इधर वो कैलकुलेशन आने लगी है। 2500 डिवाइडेड बाय पुरानी। अच्छा पुत्र एक कैलकुलेशन आने लगी है, मुझे जरा हिम्मत करके कोई बच्चा अगर एज ऑन परसेंटेज बता दे तो कमाल हो जाए। कितने पॉइंट्स अवेल कर लिए थे? कितने और कर लिए? 2500 जमा डिवाइडेड बाय न्यू वाली फिगर 70। ये रेवेन्यू जो परसेंटेज मेरी निकलने लगी है फॉर द ईयर या एज ऑन टाइप? एज ऑन टाइप जी। 71% रेवेन्यू कब तक बुक हो जाना चाहिए? 2002 के एंड तक, क्योंकि मेरा अंदाजा है कितने पॉइंट्स वो लेगा। ले कितने लिए? 5500। लेकिन प्लीज थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा। अब ये रेवेन्यू क्या निकलेगा? पिछला वाला भी एज ऑन निकला था, लेकिन वो पहला साल था ना, इसलिए कोई टेंशन थी नहीं। ये रेवेन्यू अब एज ऑन निकलेगा, क्योंकि रेवेन्यू की परसेंटेज भी क्या हो गई है? एज ऑन। रेवेन्यू परसेंटेज में निकल रहा है। कैसे एज ऑन? यहां से आपको समझ आ रहा है, ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द ईयर डिवाइड बाय टोटल। हिम्मत करें, रेवेन्यू निकालें एज ऑन। कैसे 31579 को नहीं बदलना, उसको कभी भी नहीं बदलना। अब ये नहीं कहना कि 31579 है तो सर जाके इसको भी 7700 को रिवाइज करें। ये जो होगी ये होगी है, इसको नहीं बदलना जी। 22 व्हाट इज दिस? 31 में से 22 रेवेन्यू है। ये 22 एज ऑन रेवेन्यू है या फॉर द ईयर? इसको क्या 3000 की बेस पे कैलकुलेट किए या 5500 की बेस पे? अब मैं P&L बना दूं या डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, करनी आती है। व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन? व्हाट इज ऑलरेडी बुक्ड? व्हाट इज टू बी बुक्ड? हिम्मत 2002 रेवेन्यू बताएं फॉर द ईयर
रेवेन्यू फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? कितना आज तक कमाया, कितना पिछले साल कमाया, कितना फर्दर कमाया? 12,000। आज तक कितने पॉइंट? आज तक कितना रेवेन्यू? पिछले साल का रेवेन्यू फॉर द ईयर रेवेन्यू। अच्छा किया ना मैं रिक्वायरमेंट सी डाल आया हूं घर से, अब जरा रिवाइज हो जाएगा आपको। अब अगला साल आप खुद करें। रिक्वायरमेंट सी जरा मैं डाल के आया हूं, ये जरा आप करें। ये जरा सबने खुद करनी है यार। ये लिख लिया बच्चों ने, कैमरा उधर करो ताकि फॉर्मेट इनके सामने रहे। अगला आप मुझे ये पहले 2 कॉलम भरवा दें, फिर बाकी खुद ही कर लें जी। अगले साल कितने पॉइंट्स रिडीम किए और अब अंदाजा क्या है टोटल कितने करेगा? क्योंकि अगले साल शायद कम पॉइंट लेने आया ना वो, तो हमारा ख्याल है आप इतने ज्यादा शायद पॉइंट अवेल ना करें। 1000 और 7600, बाकी इंशाल्लाह आप खुद ही ट्राई करें जरा। इंडिपेंडेंट सिनेरियो नहीं है, वही सवाल चल रहा है। शो जनरल एंट्रीज, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। पहले साल 2500 पॉइंट्स अवेल किए, अगले साल आया, फिर दोबारा क्रीम की राइड ली, फिर 3000 पॉइंट्स अवेल किए। अगले साल जो है उसने अपना मोटरसाइकिल खरीद लिया था, तो क्रीम की गाड़ी उसने कम इस्तेमाल की। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। ये कहानी चल रही है। ये पॉइंट्स की मुझे अनलिमिटेड टाइप ऑफर लग रही है। पहले साल भी अवेल कर रहा है, फिर दूसरे साल अवेल कर रहा है, फिर तीसरे साल अवेल कर रहा है। एक चीज कभी नहीं बदलनी, बताएं क्या? जो शुरू वाला एस्टीमेट था उसको नहीं कभी बदलना, वो बना के रख लेना बस। अब जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं जरा दिल खुला करके जगह बनाऊं। तू थोड़ा सा इधर हो। 2500 जमा 3000 डिवाइडेड बाय जी, जगह बनाएंगे खुली खुली। 2500 जी, 2500 जमा 3000। यार ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहे हैं? यहाँ नहीं नजर आ रहा, हल्का सा करो ना, दिखाओ। जमा 1000 डिवाइडेड बाय 76। अभी तक सारे पॉइंट्स उसने अवेल नहीं किए। कितने % पॉइंट अवेल कर लिए? 86। ये कैसे हो सकता है? पहले साल 3300, अगले साल से 100 से तो क्रॉस नहीं कर सकते। ये एज ऑन टाइप है, एज ऑन टाइप है। आज तक कितने % पॉइंट्स अवेल कर लिए उसने? 86%। अच्छा, अब रेवेन्यू पकड़ें 31579 इनटू आज तक कितना रेवेन्यू बुक करना है? 27158। अब कैलकुलेटर पकड़िएगा जी।
ये वाला मसला ना होता यार, अगर ये चेंज ना होती, अगर ये चेंज हो रही है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, वरना फिर फॉर द ईयर ही शायद निकल आएगा। गलत आएगा जवाब। वो इसको देख लेते हैं, मैं कैलकुलेशन का आ जाना मेरे क्लास के बाद करके देख लेंगे। बे पेपर में इसी तरीके से करना है, गड़बड़ होगी, बिला वजह कोई तरीके नहीं निकालने। गलत आ रहा है ना? हाँ, तो मल्टीप्लाइड में 4155 आ रहा है इस तरह, और हमारे तरीके से इधर कितना आ रहा है? हाँ, तो गलत आ रहा है ना। कोई गलत तरीका नहीं लगाना। भाई पता क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं कि मैंने एज ऑन परसेंटेज नहीं निकालनी, मैंने फॉर द ईयर निकालनी है, यानी 1000 डिवाइड बाई 7600। वो नहीं मुनासिब नहीं तरीका ये, 1000 डिवाइड बाई 7600 मत करें, एज ऑन टाइप चलें, फॉर द ईयर टाइप। अच्छा चले, मैं तो अभी कोई और बात करने लगा था, आप लोग वापस में ही ले गए थे जहां से हम शुरू हुए थे। मैं आपसे ये पूछने लगा हूं, अब आपको जो मैंने सोल्यूशन बना के देने घर के सवाल के लिए, उसमें आप क्या पसंद करेंगे? आप इन दोनों का डिफरेंस लेकर रेवेन्यू बुक करना पसंद करेंगे, या आज तक के रेवेन्यू में से इन दोनों सालों का माइनस करके बुक करना पसंद करेंगे? एक ही बात है, एक ही बात है। तीसरे साल के एंड तक का रेवेन्यू 27, तीसरे साल के एंड तक का रेवेन्यू, पिछले साल के एंड तक का, जैसे अकमुलेटेड एफिशिएंट अकाउंट नहीं चल रहा होता, अकमुलेट हो रहे ना रेवेन्यू, 10 का बैलेंस, 22 का बैलेंस, 27 का बैलेंस, अकमुलेटेड एफिशिएंट टाइप, तो अकमुलेटेड रेवेन्यू टाइप की चीज चल रही है। तो मैं आपसे गलती से ये पूछ बैठा हूं आसान सा सवाल कि आज तक का रेवेन्यू कितना है, पिछले साल के एंड तक का, फॉर द ईयर इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। और एक ऑप्शन, ये जो रेवेन्यू है इसमें से आप माइनस कर दें पुराने रेवेन्यू, इस तरह भी जवाब सेम आ जाएगा। देखें दोनों तरीके से, कितने लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस लिया है? कितने लोगों ने 3 सालों के टोटल रेवेन्यू में से पहले 2 सालों का माइनस किया? ठीक है, मैं दूसरे तरीके को प्रेफर कर रहा हूं, पहले वाले तरीके को, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तीसरे साल का कैरी डाउन रेवेन्यू, कैरी डाउन लॉस बोले मेरे साथ, तीसरे साल का कैरी डाउन रेवेन्यू माइनस दूसरे साल का कैरी डाउन रेवेन्यू इज इक्वल टू तीसरे साल का फॉर द ईयर रेवेन्यू। 2003, 1 2 3 चीजें कब बेची थी? पहली दफा का पॉइंट अवेल किए, फिर 2 में, फिर 3 में। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 4737। कॉलम्स बता दें वर्किंग में कौन कौन से आने हैं। पॉइंट्स रिडीम्ड फॉर द ईयर, टोटल एस्टिमेटेड पॉइंट्स, रेवेन्यू परसेंटेज एज ऑन, और रेवेन्यू रुपीज एज ऑन। किस फिगर को पूरे सवाल में चेंज नहीं करना, जो अंदाजा शुरू में लगा लिया था वो बस यही है। अब मुझे बताएं, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ये आपको चेंज इन एस्टीमेट लगे या रिट्रोस्पेक्टिवली कोई हमने पॉलिसी चेंज की है? चेंज इन एस्टीमेट। अगर कोई रिट्रोस्पेक्टिव होती तो फिर हर दफा आके मैं इसको सेम चेंज कर रहा होता। तो रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में सारी जगह चेंज इन एस्टीमेट ही चल रहा है, अनलेस कि आप कोई एरर कर ले, वो और बात है। चलें जी, कल वाला कॉन्सेप्ट निकाल लें, डिस्टिंक्ट वाला जो हमारा शुरू हुआ था।
पेज 335, पेज 335, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आमतौर पे वादे कॉन्ट्रैक्ट में बता दिए जाते हैं, बट also include promises implied by entities customary business practices। लेकिन कई दफ़ा कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी होती हैं। ऐसा हो सकता है कि होंडा वाले गाड़ी भी बेचते हों और 1 साल की मेंटेनेंस सर्विस देते हों, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखते हों, लेकिन आम हो गई हो बात, जैसे IAS 37 में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टाइप चीज़ होती थी। तो अगर कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस है और वो बात आम हो गई हुई है, तो वो भी फिर एक वादा समझा जाएगा। पब्लिश्ड पॉलिसी, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, वही सारी बातें IAS 37 वाली। तो एक बात आज नहीं बताएं, क्या वादा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना जरूरी है या वादे इंप्लाइड भी हो सकते हैं थ्रू बिजनेस प्रैक्टिसेस? उस कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो, आपकी वेबसाइट पे लिखा हो, या आप जाते हुए कस्टमर को ज़बानी कह दें, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, मैं इंशाल्लाह आपको साल की सर्विस भी करके दे दूंगा। सर कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा हुआ। सर वो कोई मसला नहीं, आप जाएं। तो इम्प्लाइड टाइप वादे भी हो सकते हैं डेट क्रिएट अ वैलिड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, जिससे कस्टमर के दिल में एक उम्मीद पैदा हो जाती है डेट गुड्स और सर्विसेज विल बी ट्रांसफर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक छोटी सी बात नहीं पता चली कि वादे इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब डिस्टिंक्ट है, वो तो अगली बहस है। पहला सवाल है व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वादा होता क्या है? तो ये अपेंडिक्स ए है, लेकिन देखें स्टैंडर्ड में जहां डेफिनेशन दी होगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन। अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ वादा in a contract with a customer to transfer to customer either a good or a service or a bundle of goods or a service that is distinct। good or a service से मुराद लिख लें कीवर्ड, और a bundle of good or a service, ये एक से ज्यादा चीजें उसको बेच रहे हैं। अच्छा, अगली चीज पढ़ें। A performance obligation is a वादा in a contract with a customer to transfer to the customer। ये MCQs के एतबार से शायद डिस्कशन हो रही है। चुप चुप चुप। either a series of distinct goods or services that are substantially the same and have the same pattern of transfer to customer। मुझे बताएं सीरीज ऑफ अलग अलग गुड्स that are same and that have same pattern of transfer of to customer। बिजली का एक यूनिट होता है, बिजली का एक यूनिट अलग है, बिजली का एक यूनिट अलग है। आपको अगला यूनिट इस्तेमाल करने के लिए पिछला यूनिट लेना जरूरी नहीं था, इसलिए ये यूनिट दोनों क्या हैं, अलग अलग है। अ सीरीज ऑफ बहुत से यूनिट्स डेट आर सब्सटेंशियली द सेम, जो सेम है, पहला यूनिट आ रहा है उसमें भी बिजली है, दूसरा यूनिट आ रहा है उसमें भी बिजली है, एंड डेट हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर, और पैटर्न ऑफ ट्रांसफर भी सेम है, जैसे जैसे वो भेजी जा रहे हैं वैसे वैसे हम बिजली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिमिलरली स्वीपिंग सर्विस, हर आधे आधे घंटे बाद स्वीपर जाके वॉशरूम साफ कर रहे हैं। तो अ सीरीज ऑफ अलग अलग सर्विसेज, पहला वॉशरूम साफ करना एक अलग चीज है, दूसरा वॉशरूम साफ करना अलग चीज है, लेकिन वो सीरीज की फॉर्म में जा रहा है। अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज डेट आर सब्सटेंशियली द सेम एंड डेट हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू कस्टमर, और हर आधे आधे घंटे बाद वॉशरूम साफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, पेरोल प्रोसेसिंग, जिम सर्विसेज आर कंज्यूम्ड बाय कस्टमर एज एंटिटी डिलीवर्स। हियर नॉर्मली प्रॉमिसेस आर सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन थी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग से एक वादा है, या फिर कई चीजों को सीरीज की फॉर्म में बेचना भी इज ऑल्सो कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, अब हमारी बहस चल रही थी कि कौन सी चीजें, हेडिंग्स देना शुरू करें। ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट है अपने अंदर, और अगला सवाल विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट हो। ये बहस है जी ऑन इट्स ओन की। और आज बताने लगा हूं ये बहस है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज अपने अंदर अलग अलग है, क्या चीज कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग है, इसकी तफसील
अगर ये चीज है तो चीज अपने अंदर भी अलग अलग है, और अगर ये चीज है तो फिर कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग है। अब वो जो इनपुट्स आउटपुट्स वाली बात है ना, उसके ऊपर मैं बहस करने लगा हूं। एक सवाल आपसे पूछता हूं जी, क्या करना है इसको 23 पे कर दें। एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, आपने कल की क्लास ली है, जे डॉट ने आपको सूट बेचा और फिर आपको ऑल्ट्रेशन भी करके दी। मैंने कहा था ये अपने अंदर तो अलग अलग काम है, वजह क्या है, जे डॉट या अदर सप्लायर, पहले कर लें इसको, जे डॉट से सर्विस ले लें या अदर सप्लायर से जाके ले लें, वो आपको ऑल्ट्रेशन करके दे देगा। तो ये दोनों चीजें अपने अंदर तो अलग अलग हैं, लेकिन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब अलग समझी जाएंगी, जब इनपुट आउटपुट वाली बातें हों। क्या जे डॉट ने आपको ये दो आउटपुट्स अलग अलग दी हैं या इनकी इंटीग्रेशन करके एक कंबाइंड आउटपुट दी है? हाँ, और बाद में इस ऑल्ट्रेशन को अलग करना तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, यार मजाक बनाए हुए तुमने, पहले ये कराया फिर ये करा रहे हो। ओके, अगली बात, आपको फिलिप्स ने एसी बेचा और वादा किया कि इंस्टॉल भी करके दूंगा। अपने अंदर ये दोनों वादे अलग अलग हैं, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों वादे भी अलग अलग हैं, बिकॉज इंस्टॉलेशन एसी के अंदर ऑल्ट्रेशन की तरह इस तरह घुस नहीं जाती कि एसी की हालत बदल दे, फौरन एसी उतार लें, एसी उसी तरह कायम रहेगा। तो सिंपल इंस्टॉलेशन को आपने हमेशा क्या समझने, अलग वादा। और तीसरी बात यह की थी हमने कि आपने किसी से सॉफ्टवेयर खरीदा, उसने आपको सॉफ्टवेयर बेचा और उसने इंस्टॉलेशन करके दी। वो इंस्टॉलेशन हाईली नॉन टेक्निकल इंस्टॉलेशन थी, सिंपल सी इंस्टॉलेशन थी, और उसने सॉफ्टवेयर की असली हालत को कायम रखा, सिर्फ आपके हार्ड ड्राइव पे वो छोटी सी जगह लेके उसने उसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये दोनों वादे अलग अलग इस वजह से हैं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उस इंस्टॉलेशन ने सॉफ्टवेयर को अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं किया, उस इनपुट ने ऐसा इनपुट नहीं था जिसने कोई आउटपुट को जाके छेड़ा हो, बल्कि ये दो अलग आउटपुट्स हैं। सॉफ्टवेयर बेचना अलग आउटपुट है और आपको इंस्टॉल करके देना एक अलग आउटपुट नजर आ रही है। और चौथी और आखिरी बात यह की थी कि अगर वो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दें तो सॉफ्टवेयर उन्होंने 2 लाख का बेचा और इंस्टॉलेशन आपको 15,000 की बेची, लेकिन वो हाईली कस्टमाइज स्पेशलाइज्ड इंस्टॉलेशन थी और उस इंस्टॉलेशन ने अंदर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सारी जाके छेड़ी है और आपकी सारी चीजों से उसको लिंक की है। अब आप ये करवाने के बाद उसे कहीं यार अलग करो, यार खुदा का खौफ करो, जगह जगह लाइनों में जाके हमने कोड चेंज किया तुम लोगों के कहने पर, आप ये सुननी थी आखिर से। तो क्या उसने इस तरीके से चीजों को अंदर जाके इनपुट्स ने ऐसे जाके उनको डिस्टर्ब किया कि अब हमारे सामने 2 आउटपुट्स हैं या एक कंबाइंड आउटपुट है। व्हाट आर 2 इनपुट्स? सॉफ्टवेयर बेचना एंड उसकी हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन करना। ओके, अगर दुकानदार आपको टमाटर और आलू और प्याज अलग अलग बेचता है तो आप इनसे फ़ायदा अलग अलग ले सकते हैं, या वैसे ही या कोई और रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हो। और एंटिटी का वादा भी अलग अलग होना ज़रूरी है अदर वादों से, यानी कि वो प्याज टमाटर उसने इस तरह मर्ज करके नहीं दे दिए कि अलग नहीं हो सकते। ये कैसे पता चलेगा कि प्याज टमाटर उसने आपको अलग अलग अपने अंदर अलग अलग हैं? ये ऐसे पता चलेगा कि या तो आप उस प्याज टमाटर से फ़ायदा ले सकते हैं, और अगर वो प्याज टमाटर रेगुलरली हम या कोई और सप्लायर बेच रहा है तो दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर कैन ऑब्टेन द बेनिफिट फ्रॉम गुड ऑन इट्स ओन। ओके, अगली बात, ये कैसे पता चलेगा कि चीजें अपने अंदर अलग अलग हैं या नहीं? ये अलग बहस है। अब ये बहस होने लगी है चीजें विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हो। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट entities performance promise to transfer a good or a service to a customer
is not separately identifiable मैंने ऑल टुगेदर थीम बदली है ताकि मैं आपको समझाऊं। ये सर ने की है, एक है जो पैरा 29 कहना चाह रहा है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। जो मैंने किया वो बता दूं। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट सेलर वादा टू ट्रांसफर गुड टू अ कस्टमर इज नॉट सेपरेट या इज नॉट अलग। लिखें प्लीज। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटिटी वादा टू अ कस्टमर इज नॉट डिस्टिंक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। कब सेलर डिस्टिंक्ट चीजें नहीं बेच रहा? द सेलर डज प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स विद अदर गुड्स। प्याज, टमाटर, ये घी मिला के सब कुछ बर्गर बेच रहा है into a bundle of goods that represent a combined output। इसका मतलब है फिर ये चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है, और ये चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर क्या है? एक है। घर वाली मिसाल जहन में लाएं। फैक्टर बर्गर, प्याज, टमाटर मिक्स करके वो आपको दे रहा है, ठीक है। Factor that indicate that seller wada to transfer a good or service to a customer is not distinct if the entity does provide a अच्छी खासी सर्विस ऑफ इंटी। अगर इंटीग्रेशन कर दे तो बोलें ये चीजें फिर नॉट डिस्टिंक्ट। बोलें अगर इंटीग्रेशन कर दे तो ये जो चीजें हैं कबाब, टमाटर, प्याज, दीज आर क्लियर। एक और मिसाल आपको, बाथरूम हम बना के देते हैं मिक्स करके इसमें टाइलें होंगी, इसमें फ्लश होंगे, इसके अंदर वॉश बेसन होंगे, ये सारी चीजें होंगी। क्लियर। अच्छा, एक चीज मजे की बताऊं, अगर आपको बाथरूम भी बेचे और बाथरूम बेचने के साथ आपको शैम्पू का 5 किलो की बाल्टी भी बेचे, ये डिस्टिंक्ट है। क्यों? क्या शैम्पू बाथरूम के अंदर ऐसा उसने घुसा दिया है टाइलों में कि वो अब जुदा नहीं हो सकता? तो लेकिन ईंट सीमेंट के अंदर, सीमेंट बजरी के अंदर, बजरी सफेदी के अंदर, सफेदी बजरी के अंदर, बेसन उसके अंदर, और जो है कमोड उसके अंदर, टूटियां उसके अंदर, ये कहा जाता है सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अगर अब आपको शैम्पू बेच रहे अलग से और पूरा बाथरूम भी बेच रहे हैं तो ये फिर कितने वादे होंगे? 2। लेकिन अगर वो बाथरूम में इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके दे दे, ये कितना वादा होगा? 1। फैक्टर्स दैट इंडिकेट्स दैट ट्रांसफर ऑफ टाइल, फ्लश एंड वॉश बेसन आर नॉट अलग अलग। गुड के ऊपर लिखें टाइल, फ्लश, छोड़े पर बेसन। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट टाइल एंड बेसन सोल्ड टू अ कस्टमर इज नॉट अलग अलग। टाइल बेसन क्यों नहीं अलग अलग? बिकॉज एंटिटी प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड विद अदर गुड promised in the contract into a bundle of goods that represent a combined output। अब वो J डॉट वाली मिसाल जहन में लाएं और सॉफ्टवेयर की हाईली कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन जहन में लाएं। फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटिटी प्रॉमिस टू ट्रांसफर अ गुड टू अ कस्टमर इज नॉट अलग अलग, where the goods or services significantly modify another good। क्या इंस्टॉलेशन में जब प्रोग्रामिंग चेंज की थी तो क्या सॉफ्टवेयर को उसने सिग्निफिकेंटली बदल दिया था? क्या कुर्ते के साइज को सिग्निफिकेंटली बदल दिया था ऑल्टरेशन ने? प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 बातें होगी, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन और सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन।
अगर आप चीजों को मिक्स कर दें अंदर अच्छे तरीके से तो फिर ये गोद का नाला बन जाता है। अब आप मिल्क शेक, आप दुकानदार ने आपको बेचा है, बाद में आपको यार चीनी तरह मुझे अलग से इसमें से निकाल के दे दो, मैंने चीनी तरह अलग से चखनी है, चपेड़ मारूं। ओके नेक्स्ट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द गुड्स एंड सर्विसेज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर चीजें एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो फिर भी ये चीजें अलग अलग नहीं है, फिर तो ये एक ही चीजें हैं, इसको छोड़ें। ओके क्या स्टैंडर्ड ने इस तरीके से लिखे या स्टैंडर्ड ने किसी और तरीके से लिखे? सॉफ्टवेयर सेल किया, उसमें दो चीजें बताएं, दो चीजें बताएं, बोलें बोलें। लाइसेंस प्लस टेक्निकल, और बोलें टेक्निकल इंस्टॉलेशन। ये सारी चीजें मेरी नजर में क्या थी? ये सारी चीजें एक वादा था। बर्गर बेचना एक वादा, बाथरूम बेचना, सॉफ्टवेयर बेचना और उसकी टेक्निकल इंस्टॉलेशन एक वादा। वाई? बिकॉज इन तीनों चीजों में या तो सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन पाई जा रही है और उसको बाद में जुदा करना शायद मुश्किल है। इसी बुनियाद के ऊपर आखिरी बात, अगर इसको जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह हम पढ़ें, यानी जिस तरह सर ने बदला है उस तरह नहीं, जिस तरह पैरा 29 लिखा हुआ है, यही सारी चीजें अलग अलग कब होंगी? यही सारी चीजें अलग अलग कब होंगी? जब आप दुकानदार के पास जाके कहें आलू दे दो, टमाटर दे दो। अब वो इंटीग्रेशन करके दे रहे? नहीं करके दे रहा। अब ये सारे वादे क्या समझे जाएंगे? अलग अलग वादे। अब पैरा 29 की अंग्रेजी में पढ़ने लगा हूं कटे हुए के बगैर। पैरा 29 क्या था देखें, फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट सेलर वादा टू ट्रांसफर अ गुड टू अ कस्टमर इज सेपरेट इंक्लूड द फॉलोइंग। सेपरेट कब समझा जाएगा? when entity does not provide a significant integration। तो अगर आलू और टमाटर अलग अलग बेचे तो बोलें नो इंटीग्रेशन। अगर नो इंटीग्रेशन तो ये कितने वादे हो गए? कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, मैं जरा अंग्रेजी से लिंक करके आपको समझाना चाह रहा था। खुदा ना खास्ता कभी एमसीक्यूज में ये आ गया कि ये तीन किस चीज की इंडिकेशंस हैं, तो आपको बताऊं ये तीन किस चीज की इंडिकेशंस है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं ना, आसान है, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा जरा इंग्लिश आपको समझानी थी आज। नोट करेंगे सर पैरा 29। अच्छा अगला बोले सॉफ्टवेयर और सिंपल इंस्टॉलेशन। अब बोलें ये क्या है? सॉफ्टवेयर और सिंपल इंस्टॉलेशन, इन दोनों में ये कितने पीओज हैं? दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। वाई? एक मिनट जरा अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें। एंटिटी वादा टू ट्रांसफर सॉफ्टवेयर एंड टू ट्रांसफर सर्विस टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। ये दोनों सेपरेट हैं। वाई? बिकॉज entity does not significantly modify software। entity significant modification नहीं करी सॉफ्टवेयर की, बल्कि सिंपल इंस्टॉलेशन करके दे रही। चलिए नोट करें, आप जरा पार्ट 2 शुरू कर दो।